नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा घड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर सर। शेखर अय्यर सर का 35 प्लस एक्सपीरियंस है। ही इज अ मल्टीलिंगुअल, कवर्ड मेनी लोकसभा इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस तो जैसे लेफ्ट राइट सेंटर आते जाते रहते हैं, लाइक दैट, बिकॉज ही हैज सीन सो मेनी इलेक्शंस इन हिज लाइफ। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू। सर, आज बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ आए हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। वी हैव 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, तो अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम पहले कवर करेंगे मोदी इज गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम साउथ दिस टाइम। देन प्रियंका गांधी अचानक से मध्य प्रदेश में बहुत बवाल मचाने वाली हैं, और उसके बाद राहुल और ममता की मीटिंग होगी जब 23 जून को। और सर, उसमें बहुत अंदर की न्यूज, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में बात होती है ना, कुछ 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 कुछ, वो वाली बातें आज बताने वाले हैं। ओवर टू यू सर। जी। हाँ गायत्री जी, जैसा आपने कहा कि अभी एक सवाल फिर आ गया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगे? और खास करके ये उम्मीद किया जा रही है या स्पेकुलेट की जा रही है, क्या तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल आ गया है। इसका बस एक ही कारण है, क्योंकि कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने चेन्नई विजिट किए थे और बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ एक इंटरनल क्लोज डोर मीटिंग किए थे, जिसपे उन्होंने ये बात एक सवाल उठाया था, क्या तमिलनाडु से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तमिलनाडु से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बनना चाहिए, तमिलनाडु इतना इंपॉर्टेंट राज्य है। और ये सवाल किया और ये भी कहा कि जब भी मौका मिला था तमिलनाडु के नेताओं को प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब भी मौका मिला था, उस मौके को वो खोए या वो लोहा लोकली स्कटल किया गया। वो स्कटलिंग का पे ज्यादातर अपने आप को बड़ा द्रविड़न पार्टी कहने वाले डीएमके ही कारण है करके एक उन्होंने, ये क्लोज डोर था, ये मीडिया के लिए नहीं था, लेकिन बात सवाल इसी से ज्यादा शुरू हो गया है। क्या आप अमित शाह किसकी इशारा कर रहे हैं? क्या आप साउथ जाने की बात कर रहे हैं या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? तो ये सारे शुरू हो गए हैं और इसके दो इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि अमित शाह जी बीजेपी कार्यकर्ता को उत्साह करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। भाई देखिए, ये आप बीजेपी में सिस्टम ऐसा है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर परिवार से ही कोई चुनाव लड़ता है या उच्च पद तक पहुंचता है। तो तमिलनाडु के ही कोई तमिल नेता या तमिल बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़के जीत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? एक एक ही इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो बात पिछले जनवरी से जब अन्नामलई जी ने, जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री को लेकर मैं भी सुन रहा हूं कई बातें, मैं भी सुन रहा हूं कि वो साउथ से लड़ सकते हैं, व्हाई नॉट। और प्रधानमंत्री ऐसा उनका एक व्यक्तित्व है जिसमें उनको कोई इनसाइडर आउटसाइडर नहीं कह सकते, तो जहां से भी चुनाव लड़े वो इनसाइडर ही है। तो ये जनवरी में हुआ था। अब आ गया जून, और जून महीने में मोदी, ये अमित शाह जी का ये कहना कि व्हाई नॉट फ्रॉम तमिलनाडु, और ये उम्मीद जताई अमित शाह जी ने कि अगर पार्टी बहुत परिश्रम करेगी तो ये, मतलब ये रियलिटी हो सकती है कि तमिलनाडु से ही कोई चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल ये आ गया कि देखिए, जो रिएक्शन हुआ है वो डीएमके से, बाकी पार्टी से, कांग्रेस से, वो रिएक्शन भी बड़ा गजब है। देखिए, इतना सीरियस ले लिया है कि अमित शाह जी का जो घोषणा को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कह दिए, भाई क्या कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री यहाँ चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके पास और नेता नहीं है? अगर प्रधानमंत्री किनको बनना है तो क्या आप वो एल मुरुगन को बना सकते हैं, वो राज्यसभा मेंबर है, या आप तमिलिसई सौंदरराजन को बना सकते हैं जो आज तेलंगाना के गवर्नर है। इतने सीरियस डिबेट हम देख रहे हैं कि डीएम के नेताओं ने ज्यादा किए। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ जो ये है उसको, मतलब हंसी मजाक उठा के कह रहे, हो सकता है प्रधानमंत्री, ये अमित शाह यही इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ जाए कन्याकुमारी से, वायनाड छोड़ के, जो हम चाहते हैं कि यहाँ से लड़े, डीएमके के साथ चुनाव जीत जाए, हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो
एक तरफ से इसको सीरियसली सोच रहे कुछ विपक्ष की पार्टी, कुछ ऊपर से उसको हंसी मजाक उड़ रहे हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अमित शाह का कहना का यही था, और ये भी इशारा कर रहे हैं क्या अमित शाह इस तरह कह के क्या वो दोबारा नरेंद्र मोदी जी को क्या प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, क्योंकि तमिलनाडु सबसे कठिन राज्य है बीजेपी के लिए। मतलब प्रधानमंत्री वहां खड़ना, मतलब खड़े होना छोड़िए, और कोई भी नेता वो खड़े जाए, कोई बीजेपी, और जो हालात अभी बन रहे हैं लगता है कि बीजेपी अकेले जाएगी, क्योंकि अलायंस पार्टनर जो अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम या ये आई एडीएम के, उनके साथ कोई रिश्ता कभी हाँ कभी ना स्टाइल में चल रहा है अभी आज भी, क्योंकि अण्णामलई ने एक इंटरव्यू दे दिए थे एक अखबार को, एक अंग्रेजी अखबार को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लड़ाई सबका है, डीएम के खिलाफ भी है, जो एडीएम के नेता है उनके खिलाफ भी है। और उसमें उन्होंने इंटरव्यू में जयललिता का नाम जिक्र कर लिया, क्या उनके खिलाफ करप्शन केसेस नहीं था। इसके कहने के बाद वहां पे बीजेपी और एडीएम के बीच में जो भी कुछ रिश्ता बनने की जो कोशिश हो रही थी, क्योंकि एडप्पाडी जाके मिले थे अमित शाह से, अभी पिछले महीना ही मिले थे, लेकिन ये होने के बाद, ये जो बयान के बाद, अन्नामलई बयान के बाद, फिर स्क्वायर वन लग रहा है। और बीजेपी अपने आप को, हो सकता है जैसे 2014 में, देखिए 2014 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, एक थर्ड फ्रंट बनी थी, एक तो डीएमके के फ्रंट, एक जयललिता के नेतृत्व में एक एडीएम के फ्रंट, और एक थर्ड फ्रंट बनी थी जिसका ये था, मतलब जिसका कैंपेन था कि नरेंद्र मोदी फॉर पीएम। और उस थर्ड फ्रंट को, मेरे पास एक आंकड़े हैं जिसमें वो थर्ड फ्रंट को जब चुनाव हुआ था उसमें वो लोग कम से कम 19% वोट मिला था उनको, उस ग्रुप को, उस थर्ड फ्रंट। उसमें एमडीएम के भी थे और बाकी भी थे, उसमें एमडीएम के थे, बाकी छोटे छोटे पार्टी थे, और ये भी थे आपके मरुमलर एमडीएम के करके जो एक्टर विजयकांत के पार्टी है, वो भी उसपे थे, उनको 19% मिला था। बाद में वो जो बीजेपी लेड अलायंस था वो बिगड़ गया था, और 19 में आके जाके फिर एडीएम के से करने की बात हुई। तो और तो ये जो मामला एक तरफ बड़ी लाइटली ला जा रहा है कि हो नहीं सकता, दूसरी तरफ इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा का कारण दो है गायत्री जी। एक कारण ये है क्योंकि 2014 में मोदी जी ने सबको चौंका दिया बाय डिसाइडिंग टू कंटेस्ट फ्रॉम वाडोदरा इन गुजरात एज वेल एज फ्रॉम बनारस। जो उन्होंने वाराणसी का जो उन्होंने चुनाव लड़ने का जो तय कर लिया था, वो अपने आप में एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि if somebody from Gujarat wants to contest from heart of उत्तर प्रदेश, जिसका फायदा हुआ वो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़के कम से कम 10-20 सीटों पर असर हुआ उस जगह का जो चुनाव था। और बाद में वो वडोदरा सीट छोड़, क्योंकि दोनों सीटें से जीते थे, और उन्होंने वाराणसी सीट मतलब बनारस सीट को रिटेन किए और वडोदरा सीट को छोड़ दिए। और उसके बाद अब 19 में उन्होंने केवल बनारस से लड़े, मतलब वाराणसी से लड़े और जीत गए थे। अब सवाल आया ना 2024 को, क्या प्रधानमंत्री दोबारा कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा एक बड़े मैसेज देते हैं कि ही इज विलिंग टू टेक द मैक्सिमम रिस्क, ही इज विलिंग टू डू व्हाट वी ऑल विल थिंक इज इम्पॉसिबल। जैसे आज सोचा जा रहा है कि बीजेपी कभी तमिलनाडु में कर नहीं सकती, और इतनी बड़ी रिस्क एक प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए मजबूर नहीं करेगी। जब बनारस में सब कुछ काम हुआ है, बहुत तरक्की हुई है बनारस चुनाव क्षेत्र में, आप देख रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, मंदिर कॉरिडोर हुआ, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं वाराणसी को लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि पीएम का स्पेशल अटेंशन हमेशा रहा है, फोकस रहा है, तो वो छोड़ के क्यों जाएंगे। लेकिन वो ना छोड़े, वहां से भी लड़े, हो सके और कहीं लड़े। देखिए जब जनवरी 2023 में, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, जब ये बात आई क्या मोदी चुनाव साउथ से लड़ सकते हैं, तब रामनाथपुरम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की नाम आई। रामनाथपुरम वही है क्षेत्र है जहां थोड़ा मदुरई से थोड़ा दूर है, और माना जाता है तमिलनाडु से सबसे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पे एक फिर दोबारा एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाह रहा हूं कि पिछले चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वो सीट, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल, वो जो डीएमके लेड अलायंस के एक मेंबर थे, उनकी कैंडिडेट ने 44% वोट पाके जीते, यानी 44% वोट पाके जीते।
वहां पे बीजेपी सेकंड स्थान पे आई 32% वोट से, और एक जो ब्रेकअवे एडीएम के ग्रुप था यानी टीटीवी दिनाकरन ग्रुप, उन्होंने 13% लिए। तो आज कहा जा रहा है कि जिस तरह 19 की जो आंकड़े हमारे पास, अगर वाकई मोदी जी तय करेंगे रामनाथपुरम से चुनाव लड़ने के लिए, दैट ही कैन गेट मोर देन 50% वोट्स एंड ही कैन क्रिएट अ हैवॉक इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स। क्योंकि ये बार बार जो चुनौती देते रहते हैं डीएमके और सो कॉल्ड द द्रविडियन आइडियोलॉजी पार्टीज, भाई ये तो उत्तर भारत के हैं, मतलब तमिल प्रेमी नहीं है, हिंदी हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, ये जो कांस्टेंट कैंपेन कैन बी पुट टू लाई इफ मोदी जी गोस टू रामनाथपुरम। तो और ये देखिए हमेशा एक बैकग्राउंड भी है, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइम मिनिस्टर विल सीक टू कंटेस्ट फ्रॉम आउटसाइड, इज जनरली परसिव मैसेज है टू गिव अ मैसेज। और वो मैसेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एक तो नॉर्थ साउथ के बीच में एक यूनिटी आनी चाहिए, एक परसेप्चुअल यूनिटी। अगर नॉर्थ के कोई नेता अगर साउथ से जीत जाए, एक प्रकार से यूनिटी मैसेज जाती है। ये बार बार जो भ्रम क्रिएट किया जा रहा है इस देश में, उत्तर है दक्षिण है, कभी मतलब कभी संस्कृत के नाम पे, कभी हिंदूवादी के नाम पे, कोई इस तरह की जो पॉलिटिक्स अब देख रहे हैं, ये पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए अगर मोदी जी साउथ से कहीं लड़ जाए तो एक ये हो सकता है। दूसरी बात, एक परसेप्शन चेंज भी होता है। भाई देखो, एक देश है, एक श्रेष्ठ भारत है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर पॉलिटिकल हम मीनिंग देखें तो ये सबसे बढ़िया है। और दूसरी बात, रामनाथपुरम ऐसा जिला है, देखिए तमिलनाडु माना जाता है बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ, बट रामनाथपुरम कुड ग्रेटली बेनिफिट इफ प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा। और ऐसे समय में मैं देख रहा हूं कि अगर साउथ की बात तो तेलंगाना के बीजेपी, क्योंकि अभी तो टफ फाइट हो गया है तेलंगाना में, वहां भी बात हो रही थी कि व्हाई नॉट लेट हिम ट्राई कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक मलकाजगिरी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी बड़ा कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी महबूब नगर। मेरा कहने का यही यह है कि ऑलरेडी पीपल आर टॉकिंग विद 8-9 months लेफ्ट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू थ्रो सरप्राइजेस। और मुझे लगता है अमित शाह जी का जो भी इशारा हो, जो जिस तरह राइवल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई क्या वाकई ये डिसाइड कर लेंगे यहां से लड़ेंगे। अगर वहां से लड़ेंगे देन इट विल टेरिबली अपसेट द पॉलिटिकल कैलकुलेशंस इन तमिलनाडु। तो ये मुझे बताना था आपकी दर्शकों को, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो आज भी सवाल, क्या प्रधानमंत्री तमिलनाडु से लड़ सकते हैं या दक्षिण से लड़ सकते हैं? आई थिंक द आंसर इज द इश्यू इज ओपन। गायत्री जी। सर आई थिंक देयर इज वन मोर रीजन अपार्ट फ्रॉम, और एक तो इंटीग्रेशन होगा, दूसरा डीएमके को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज आएगा, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बीजेपी हमेशा सेकेंडरी और थर्ड पोजीशन पे रही है जब बात आती है साउथ की, स्पेशली साउथ ऑफ नर्मदा, मैं साउथ वैसे नहीं बोलूँ, साउथ ऑफ नर्मदा। तो एक अगर मोदी जी वहां से लड़ते हैं ना, एक पूरा वो जो बोलते हैं ना रिजुविनिएशन हो जाएगा, पूरा एनर्जाइज हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम आपका। डीएमके हो गया या फिर केसीआर हो गया या फिर आपका जगन मोहन रेड्डी हो गया, एक इनडायरेक्ट मैसेज जाएगा दैट द पीएम सिटिंग इन दिल्ली कमिंग फ्रॉम वेस्ट कैन आल्सो फाइट इलेक्शंस इवन इन साउथ। तो पूरा बीजेपी का रिवाइवल हो जाएगा साउथ की तरफ में। एक ये आई थिंक दिस विल बी अ वेरी बिग मैसेज इफ ही रियली प्लान्स टू फाइट फ्रॉम तमिलनाडु। सो दिस विल बी अ क्या बोलते हैं, मतलब बीजेपी के जो केडर्स है ना, एक एक्साइटमेंट एनर्जी कि यहाँ से लड़ रहे हैं, साउथ से लड़ रहे हैं, साउथ की इंपॉर्टेंस इंटीग्रेशन के साथ साथ सर आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा नहीं मैसेज उसका, जाएगा। गायत्री जी, ये बीजेपी के विरोधियों के सस्पिशन ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है, लगातार आप देख रहे हैं तमिल भाषा को लेकर, तिरुकुरल को लेकर, तमिल साधु संत को लेकर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक मौका नहीं छोड़ा उनको सम्मान देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फीजी भी जाके भी उन्होंने तिरुकुरल जो माना जाता है, तिरुवल्लुवर जो तमिलनाडु के बड़े साधु संत कवि हैं, उनको उसके बारे में काफी चर्चा की। और आपने देखा होगा ये जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था प्रधानमंत्री के निर्देश पे, वो है आपके काशी तमिल संगमम, यानी तमिलनाडु के जो कल्चरल जो भी डाइवर्सिटी है, रिच हेरिटेज है, उसको शोकेस करने के लिए बनारस में 3-4 दिन का बड़ा कार्यक्रम हुआ था अभी रिसेंटली,
जिसमें तमिलनाडु से लोग गए जाके देखे काशी को, क्योंकि काशी ऐसा जगह है, इट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉट टुडे, फॉर द लास्ट 3000 4000 years. एंड इन Tamil Nadu there is a place called तेनकाशी. यानी देखिए उस समय से उन राजा, ये तो पांड्य राजा की काल से वो बना तेनकाशी. तेनकाशी का तेन मतलब साउथ, काशी ऑफ द साउथ करके एक जगह है जिसको तेनकाशी कहते हैं. और उस जगह में एक शिव मंदिर है, एक विश्वनाथ मंदिर है जैसे बनारस में है. और उन दिनों में ये माना जाता था कि जो लोग, क्योंकि उन दिनों में तो पैदल जाते थे, जो लोग तमिलनाडु से जाके काशी ना जा पाए वो कम से कम तेनकाशी में शिव जी का दर्शन कर ले. और लगातार रहा है. और कई लोग, सुब्रमण्य भारती भी, आप बड़े राष्ट्र कवि जो सुब्रमण्य भारती, उन्होंने भी कई समय गुजारे वहां पे काशी में. और आपने देखा हुआ ये संगमम, ये जो काशी तमिल संगमम जो हुआ था, जिसमें लोग जाके सुब्रमण्य भारती के जो रिश्तेदार आज भी है वहां पे काशी में हैं, उनको जाके मिले थे. तो प्रति, और अभी जो शेंगोल को लेकर पार्लियामेंट हाउस में ले जाना, फिर सारे आदीनम मठ अधिकारियों को बुला के सम्मान करना, तो इस कुछ तो कुछ है इसमें, मोदी का कुछ प्लान है, ये करके सोचते हैं. गायत्री जी. जी सर. सर, coming to Priyanka Gandhi, the Rajkumari of Gandhi परिवार, now all of a sudden she has become very active. वो अलग बात है, न्यूज में ज्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं होती है, बट मध्य प्रदेश में खुराफात शुरू हो गई है उनकी. जी सर. वही कल आपने देखा होगा वो किस तरह, देखिए जैसे कर्नाटका में भी लोग मानते हैं कि लोकल कंडीशंस वेर सच, एंड द कैंपेन लेड बाय सिद्धरामैया एंड डीके शिव कुमार वाज मोर contributory to for towards they winning the elections. But she is buoyed by the success in Karnataka. She is so happy कि भाई हमने शुरू किया. जैसे कर्नाटका में पहली बार उन्होंने घोषणा की थी 5 promises. वो उसी तो कल हम यही देख रहे हैं, जो दृश्य अभी हम हमारे देख रहे हैं आपके स्क्रीन में. कल प्रियंका जी गए वहां पे कमलनाथ के साथ, वहां जाके नर्मदा में जो बैंक्स ऑफ द नर्मदा, शी इज परफॉर्मिंग नर्मदा का पूजा. उसके बाद 5 प्रोमिसेस की है. वो 5 प्रोमिसेस जो है लोगों को आश्वासन दी है, वो थोड़ा कर्नाटक प्रोमिसेस से थोड़ा चेंज है, क्योंकि कर्नाटक का एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं कितना कठिन हो रहा है. जो 5 प्रोमिसेस है, भाई किसी को 1500 देंगे, किसी को 3000 देंगे, बस मुक्त कर देंगे. और बिजली के रेट को लेकर तो बवाल मचा है कि पहले बोले कि 200 यूनिट्स फ्री करेंगे, अब समझ नहीं आ रहा है. तो इस बार कर्नाटक में बड़ा इंटरेस्टिंग है जो प्रोमिसेस प्रियंका जी ने किया है. 1500 टू ऑल महिला, जैसे यहाँ पे बोले कर्नाटका में भी भाई सबको देंगे. वहां तो मेरे ख्याल 2000 की बात हुई है आज, हाँ 2000 की बात हुई है. और वहां अभी तय नहीं हुआ है किसको मिलेगा, बहू को मिलेगा, सास को मिलेगा. और एक एक हाउस होल्ड शुड डिक्लेयर हमारी घर के हेड कौन है, सास या बहू है. इसका मतलब कांग्रेस की जो हालत है कर्नाटक में, हर घर में लग जाएगा झगड़ा कि हमें मिले, आपको मिले, किसको मिले. वो एक बात है. दूसरा, उन्होंने एक प्रॉमिस किया कल प्रियंका जी ने, नर्मदा जो वहां पे मध्य प्रदेश जबलपुर में जो उन्होंने किया है, वो है गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपया का. क्योंकि अभी मार्केट में जो 1000 रुपया की चलता, 1000 1100 जो भी है, अभी 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेंगे, कुकिंग गैस सिलेंडर. 100 यूनिट फ्री बिजली, यहां 200 यूनिट की बात नहीं हो रही, 100 यूनिट फ्री मिलेगी. और उसके ऊपर 200 यूनिट्स आपको हाफ रेट में मिलेंगे. तो और तीसरी बात क्या है, जो ऋण है, ऋण माफ की भी बात की है, किसानों का ऋण माफ. तो आपने देख रहे हैं कि कांग्रेस का फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, सब जगह वोटर्स को अट्रैक्ट करो. इसी तरह फ्री बीज कहिए, लोक कल्याण कार्यक्रम कहिए, ये कह के भाई ये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे. क्योंकि इट क्लिक टू ग्रेट एक्सटेंट इन हिमाचल, it has given result in Karnataka, and they're looking forward to in हिमाचल, सॉरी इन मध्य प्रदेश. वैसे ही छत्तीसगढ़ में लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी काफी लोक कल्याण के कार्यक्रम ऑलरेडी जारी है. लेकिन सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान इज फेसिंग एंटी इनकम्बेंसी, ही हैज बीन चीफ मिनिस्टर फॉर 20 years. तो बीजेपी का भी बहुत चुनौतियां है. तो कर्नाटक जैसा ही एक प्रकार की हालत होने की संभावना है, जिसकी वजह से प्रियंका को लग रहा है कि दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट. And let me start the campaign so that people will remember to give the credit to the correct person. गायत्री जी. सर, 5 वचन
मेरे 5 वचन। 1500 रुपए, 500 का गैस सिलेंडर। अच्छा सर, अशोक गहलोत ने भी गैस सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया है। नॉट ओनली दैट, देयर इज समथिंग वेरी फनी व्हिच हैपेंड 2-3 डेज बैक। पहले वो 1.2 करोड़ मोबाइल बांटने वाले थे, ओनली फॉर गर्ल्स। हाँ, सबका प्यार सिर्फ महिलाओं पे उमड़ता है आजकल। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उनका दिल बहुत बड़ा हो गया सर। 4 साल बड़ा नहीं था एक्चुअली, 5वें साल में, क्योंकि आउट ऑफ द गवर्नमेंट जाने वाले हैं, तो दिल थोड़ा बड़ा हो गया, तो उन्होंने 1.4 करोड़ ऑफ फ्री मोबाइल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वुमेन इन राजस्थान। ये अनाउंसमेंट है, 2-3 दिन पहले की है, ज्यादा पुरानी नहीं बिल्कुल। है सर। नहीं, मैं विज्ञापन भी देख रहा हूँ और पता नहीं क्यों अंग्रेजी विज्ञापन ये चीजें क्यों छापते हैं। देखिए, वो जो गरीब महिला है राजस्थान में, वो तो अंग्रेजी विज्ञापन पढ़ते नहीं है, लेकिन विज्ञापनों में ज्यादातर विज्ञापनों में घोषणा होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार, उन्होंने भी काफी इस तरह की मन लुभाने वाली बात कई की है, कुछ इंप्लीमेंट भी हो रहा है, और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है छत्तीसगढ़ में। और वही भी विज्ञापन, ज्यादातर विज्ञापन दिल्ली के बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में छपते हैं भाई, देखिए उनके फोटो के साथ। तो एक प्रकार से मैसेज है भाई, यहाँ भी बता रहे हैं। मतलब मुझे लगता है अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन छापना, इसका मतलब कांग्रेस के हाईकमांड को बता रहे हैं भाई, हमने ये सब कर रहे हैं, हम कर चुके हैं। अगर प्रियंका जी आके कुछ कहना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमने भी काफी दे चुके हैं। तो ये सारे, ये जो कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म या कॉम्पिटिटिव फ्रीबीज कहिए, तो ये इसका सिलसिला अभी जारी है और चलता रहेगा। मुझे लगता है ये 4 चुनाव जो आ रहे हैं आपके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वैसे केसीआर भी कोई कम नहीं है, वहां पे काफी इन्होंने किया है। केसीआर ये सब पहले से ही उनका यही है, क्योंकि तेलंगाना के पास कोई धनराशि की कम नहीं है, वैसे दैट स्टेट इज रिच इन रिसोर्सेस, तो वो पहले भी किए हैं। बट लेकिन उनको भी चुनौती यही है कि क्या कांग्रेस कितनी कोशिश करेगी, क्योंकि तेलंगाना सरकार के लिए, और खास करके केसीआर के पार्टी, जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और आजकल उसको भारतीय राष्ट्रीय समिति कह रहे हैं, बीआरएस, उनका ज्यादातर फैक्टर माइनॉरिटी वोट्स प्लस अदर्स। तो कांग्रेस इस बार सोच रही है भाई, किसी तरह जैसे कर्नाटक में हमें माइनॉरिटी वोट्स पूरा मिला, वैसे उसकी कोशिश कर रहे हैं। और उनके साइलेंट पार्टनर तेलंगाना में वो है ओवैसी है, एमआईएम इज द साइलेंट पार्टनर ऑफ केसीआर। अब हम देख रहे हैं ओवैसी काफी बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, काफी टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कांग्रेस इज आल्सो ट्राइंग टू इमर्ज एज ए चैलेंजर टू केसीआर। Sir, third and a very important point, and that's the Rahul Gandhi and Mamata Banerjee 23rd June. But before we move on, 23rd June, sir, आपको याद है historically किस लिए बड़ा famous है ये? 23rd जून इज संजय गांधी's एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी। इन लोगों को, मतलब दे डोंट इवन केयर कि उनके घर में या परिवार में कौन मर गया कौन जिंदा है। पहले 12 जून को करने वाले थे, जिस दिन इमरजेंसी, जिस दिन इंदिरा गांधी की वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन इनवैलिडेट किया गया था बाय जगमोहन सिन्हा जी से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, एंड दैट इज द फाउंडेशन फॉर इमरजेंसी दैट शी डिड ऑन 25 जून। और वैसे ही अब 23rd जून को ये लोग अब लेकर आ रहे हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाचा मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पॉलिटिक्स खेलनी है। जी सर, अरे, कमिंग टू। इनकी चिंता है कि कांग्रेस ना मरे, तो इसीलिए तो ये सारा जो हो रहा है, ये ऑपोजिशन की यूनिटी की मीटिंग। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ गायत्री जी, इतनी ऑपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, इस समय बंगाल को ले लीजिए, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यही माना जाता है कि ये मीटिंग इतना पोस्टपोन हुआ क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि उस मीटिंग में सब लीडर्स आए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, लीडर्स आए। तो उस, क्योंकि पहला मीटिंग ऑपोजिशन यूनिटी का और अच्छी तरह होनी चाहिए, तो उसमें यही है कि राहुल गांधी जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जाएंगे, और तृणमूल, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही सजेस्ट किया था नीतीश जी को, आप जो कर रहे हैं पटना में करवाइए, तो जाएंगे। लेकिन बात है, जब राहुल जी और ममता जी मिलेंगे, आमने सामने मिलेंगे, एक ही टेबल पे बैठेंगे बाकी नेताओं के साथ, सवाल आएगा बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में पंचायत चुनाव का भी जो चल रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, तृणमूल किसी को नामांकन भरने को नहीं अलाउ कर रहे हैं, इतनी वायलेंस हो रही है। ये पहली बार नहीं है, जितनी बार पंचायत चुनाव हुआ है आपके बंगाल में, हमने देखा कि तृणमूल के कार्यकर्ता, तृणमूल की वर्कर्स
प्रिवेंट करते हैं ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करने में। पिछले जब पंचायत चुनाव हुआ था, एक अद्भुत दृश्य मिला, देखने को मिला। वो क्या था कि बीजेपी के कैंडिडेट, सीपीएम के कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट इकट्ठे गए अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन भरने के लिए, क्योंकि वो उनको अलाउ नहीं करते, उनको अटैक करते थे। अभी भी क्या है, कल मैटर सीज था कोलकाता हाईकोर्ट में, और कोर्ट ने भी कहा है भाई सारा वीडियोग्राफी करो, सब करो, क्योंकि इतनी वायलेंस होती है। और हमने ये भी देखा था रिसेंटली, भाई सारा डीगा से कैंडिडेट जीता, हमने भी बात की थी, कांग्रेस का कैंडिडेट वामपंथी समर्थन में तृणमूल को पराजय करके सीट जीत ली एक उपचुनाव में। लेकिन 1-2 महीने में उस कैंडिडेट को कांग्रेस में तृणमूल में शामिल कर ली। यानी ऑपोजिशन, क्योंकि एक ही कैंडिडेट था, उससे पहले कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी असेंबली में, एक ही कैंडिडेट, एक ही एमएलए, उसको भी ले लिया। यानी लीडर लाइक ममता हु इज नॉट अलाउइंग एनी अदर पार्टी, छोड़िए बीजेपी के तो साथ तो उनका है ही, लेकिन बाकी पार्टीज के साथ, वो कांग्रेस हो, वामपंथी हो, हर इंटॉलरेंट अप्रोच और इंटॉलरेंट एटीट्यूड, जिसकी वजह से आप इतनी वायलेंस देख रहे हैं बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान। तो ऐसे समय में ये दोनों बैठकर पटना में क्या बात करेंगे? विल ममता अलाउ कांग्रेस टू सर्वाइव एंड कैन राहुल ट्रस्ट ममता? देखिए, ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑपोजिशन एकता। बस एक ही बात को लेकर एकता है, भाई प्रधानमंत्री का जान छोड़ो, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो जान छुड़वाने के लिए बैठकर सोच रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को जान पकड़ के बैठे हैं। ये कभी किसी को, दे विल नॉट अलाउ लिव एंड लेट लिव वाला मामला नहीं होगा। तो ये बड़ा चुनौती है सामने, जून 23 को क्या निकल के आएगा, या ज्यादातर ऑप्टिक्स रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पहला दिन में कोई ज्यादा, इतना ही तय होगा भाई एक कॉमन नैरेटिव बना ले प्रधानमंत्री के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कॉमन नैरेटिव बना ले, यही हमारी कैंपेन रहेगी देश भर में। एक ये हो सकता है, या ये तय करेंगे भाई अगला मीटिंग एक रैली के रूप में करेंगे, कि ज्यादातर यही हो सकता है। और कोई स्पेसिफिक्स जो देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज, जो कम से कम 450 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एक कैंडिडेट खड़वाए अगेंस्ट बीजेपी, यही इनकी एक ऑब्जेक्टिव है, स्टेटेड पर्पस है। लेकिन जैसे हमने कहा कि दैट वोंट बी पॉसिबल नो, क्योंकि कांग्रेस अपना फुट ग्राउंड छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या टीएमसी अलाउ करेगी कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ कांग्रेस ही लड़े? ठीक है, चलो सीट शेयरिंग कर भी लेंगे, बट अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, टीएमसी इज सर्वे सर्वाइव, हम बात करते हैं तेलंगाना की, केसीआर इज सर्वे सर्वा, हम बात करते हैं आंध्रा की, जगन रेड्डी इज सर्वे सर्वा, हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो डीएमके छोड़ेगी, डीएमके तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी। सो ऑपोजिशन यूनिटी तमिलनाडु में उनकी दया पे है, डीएमके के दया, अगर ये मानेंगे, पहले मांगेंगे 15 सीट मांगेंगे, वहां पे 39 प्लस पौंडीचेरी मिलकर 40 सीट है तमिलनाडु से लोकसभा सीट्स। बस उनसे कहेंगे भाई हमें 15 दे दो, वो कहेंगे 15 ज्यादा है, फिर 10 कहेंगे, फिर 8, 6, 7, 8 में रह जाएंगे। अगर राहुल जी कहेंगे भाई हमें भी एक सीट दे दो, तो हो सकता है और एक आध ज्यादा मिल जाए, नहीं तो they are totally at the mercy of DMK in Tamil Nadu. Unlike BJP, which is willing to risk even going it alone. Ji. So would you like to add any other point before we wind up? I think we have covered in detail. I think that should be. That should be enough. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू।